नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सीएम कौन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर चरण के पहले आंकड़ों की जुबानी एक कहानी बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस चरण में क्या कुछ हो सकता है, कौन से राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, कौन से राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहे हैं, किस पार्टी को फायदा हो रहा है, कौन सी पार्टी पिछड़ रही है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर किसकी क्या लोकप्रियता है, कौन सी जातियां एक साथ आ रही हैं, कौन सी विचारधारा आगे बढ़ रही है या पीछे जा रही है। तो इन तमाम मसलों पर हम करेंगे चर्चा। ये पांचवा राउंड है और पांचवें राउंड में जैसा कि आपको मालूम है कि 61 सीटों के लिए वोट पड़ने वाले हैं। लेकिन ये चरण खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चरण में अयोध्या में वोट पड़ने वाले हैं। अयोध्या वो जगह है जिसने भारतीय राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया। ये वो चरण है जिसने भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता के केंद्र में लाके खड़ा कर दिया है, जिसने भारत की सामाजिक चिंतन में काफी बदलाव ला दिया है। तो ऐसे में इस चरण में अयोध्या के माध्यम से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हिंदुत्व है वो कितना प्रभावी है। इसलिए महत्वपूर्ण यह है योगी आदित्यनाथ की भविष्य की राजनीति के लिए कि अयोध्या का मुद्दा यानी राम मंदिर का मुद्दा यानी हिंदुत्व का मुद्दा वो कितना प्रभावी होता है। और अगर योगी आदित्यनाथ को भविष्य में हिंदू हृदय सम्राट पार्ट 2 बने रहना है या एक बड़े हिंदू नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करना है, तो हिंदुत्व के मुद्दे को इस चरण में बहुत प्रभावी होना पड़ेगा और अयोध्या में एक निर्णायक जीत हासिल करनी पड़ेगी। क्या कुछ हो रहा है हमारे इस चरण में, बात करेंगे कार्तिकेय बत्रा से, जैसा कि हम हर चरण के पहले बात करते हैं। कार्तिक, जरा हमारे दर्शकों को बताएं क्यों है, कौन कौन सी सीटें हैं, कितनी आरक्षित है। जी, तो जैसा कि आपने कहा 61 सीटें हैं, कुल 12 जिले हैं और अब हम अवध रैप अप करने वाले हैं इस फेज के साथ। तो जो कुल जिले जा रहे हैं, अगर आप उनका भूगोल समझें तो द्वाब के 2 जिले इलाहाबाद कौशाम्बी, बुंदेलखंड का जो आखिरी एक जिला चित्रकूट बचा था वो भी जाएगा इस चरण में। और फिर जो अवध का पूर्वी हिस्सा है, पिछली बार हमने अवध का पश्चिमी हिस्सा कवर किया था और इस बार हम अवध के पूर्वी हिस्से में जाएंगे। तो इसमें अमेठी, बहराइच, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, रायबरेली पिछली भी बार कुछ सीटें गई थी और बाकी सीटें इस बार जा रही हैं, श्रावस्ती और सुल्तानपुर। इन 61 सीटों में आशुतोष जी कुल 13 सीटें आरक्षित हैं और कहीं ना कहीं अब ये चुनाव इस फेज के बाद पूर्वांचल में चला जाएगा। तो इस वजह से भी ये खास है क्योंकि पूर्वांचल एक अलग ही जमीन है, एक अलग ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, तो उसके अलग मुद्दे होंगे। यहां पे अवध का समापन होता है इस फेज के साथ। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? मैंने तो अयोध्या का जिक्र किया, आप जरा बताएं अयोध्या में क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है और अयोध्या के अलावा कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अयोध्या आपने बिल्कुल सही कहा कि अयोध्या सबकी नजर में रहेगी, खासकर कि जो पूरी एक बात चली कि देखिए योगी जी वहां से कंटेस्ट करना चाहते थे लेकिन फिर उन्हें गोरखपुर से कंटेस्ट कराया जा रहा है। तो एक उसकी तो अपनी एक अहमियत है, पूरे जिले की अहमियत है, उसमें खासकर अयोध्या सीट की काफी अहमियत है। लेकिन 4 और सीटें मैंने आइडेंटिफाई करी जो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग रहेंगी। एक सिराथू की सीट है कौशाम्बी में। यहां पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ये लड़ रहे हैं पल्लवी पटेल के सामने। अब पल्लवी पटेल कौन है, बहुत इंटरेस्टिंग है आशुतोष जी। आप बार बार बोलते रहते हैं अपने शोज पर कि समाजवादी पार्टी ने अलायंस करा है अलग अलग पार्टियों में से के साथ, और उनमें से एक पार्टी है अपना दल, जो दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा अनुप्रिया पटेल के अंडर वो बीजेपी के साथ है और ये जो दूसरा हिस्सा है ये अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में है। तो पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन है और पल्लवी पटेल वहां पर चुनौती दे रही है केशव प्रसाद मौर्य को, सिराथू सीट। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग सीट जा रही है, ये है कुंडा सीट। अब ये क्यों फेमस है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये राजा भैया की सीट है, रघुराज प्रताप सिंह जी कितनी बार इंडिपेंडेंट बन के ये लड़े हैं और जीते हैं यहां से, यहाँ हम सब जानते हैं। तो ये भी जा रही है। एक और इंटरेस्टिंग सीट है और ये सीट इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पे लड़ रहे हैं मुझे लगता है उनका एक पॉजिटिव इफेक्ट रहा है समाजवादी पार्टी के कैंपेन पर पूरे अवध के इलाके में। वो है इंद्रजीत सरोज, जो बीएसपी से इंपोर्ट हुए हैं और ये लड़ रहे हैं मांझनपुर कौशाम्बी से। ये पहले बीएसपी में हुआ करते थे और ये काफी बड़े नेता माने जा रहे हैं पासी समाज के। हालांकि रिजल्ट्स फाइनली बताएंगे ये कितना अपना असर दिखा पाए इस इलाके में, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट रहेगी
और जैसा कि मैं सुन रहा हूं कि अभी हम जब आपको मैं इस इलाके के डेमोग्राफिक्स बताऊंगा, तो पिछले बार की तरह ही यहां पर भी पारसी समाज बहुत एक अहम भूमिका निभाएगा बहुत सारी सीटों में। तो ऐसे में ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक आखिरी सीट जो इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद वेस्ट, यहाँ पे सिद्धार्थनाथ सिंह लड़ रहे हैं। पहले बीजेपी के प्रवक्ता हुआ करते थे, फिर ये एमएलए बने और फिर योगी जी की कैबिनेट में ये मिनिस्टर भी रहे। तो ये 4-5 सीटें हैं, और भी कई सीटें होंगी, लेकिन 3-4 सीटें जो मुझे नजर में आई। आप अमेठी और रायबरेली का जिक्र नहीं कर रहे। अमेठी जहां राहुल गांधी चुनाव हारे थे, और रायबरेली जहां सोनिया गांधी जीती थी, और कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें इन दोनों सीटों के ऊपर। नहीं, तो इनमें अलग अलग जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उनके अलग अलग डायनामिक्स हैं। पिछली बार एक सीट अहम गई थी रायबरेली की, जहां से अदिति सिंह लड़ रही थी, तो वो वाली सीट हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं उनको डिस्काउंट कर रहा हूं, लेकिन मुझे मैं ये इनफैक्ट देखूंगा इस बार कि अमेठी रायबरेली की जनता क्या करती है। क्या वो कांग्रेस की तरफ ही फिर जाती है, या वो एक नए विकल्प के तौर पे समाजवादी पार्टी की तरफ जाती है। ये अहम रहेगा देखना। पर कैंडिडेट की स्टार पावर वाइज मुझे ये 3-4 सीटें काफी इंटरेस्टिंग लगी। बिल्कुल, स्टार पावर कहिए, पॉपुलैरिटी कहिए, या अनपॉपुलैरिटी कहिए। बिल्कुल। अब ये हमारे दर्शक जानने में दिलचस्पी होगी कि जैसा कि हमने पिछले चरणों में बताया था कि भाई डेमोग्राफिक्स क्या है, मुस्लिम आबादी कितनी है, ओबीसी आबादी कितनी है, दलित आबादी कितनी है, कौन सी जातियां प्रभावी हैं, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। तो यहाँ पर अब फिर आपके दर्शक कहते हैं कि हम हमेशा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन मैं फिर कह दूं कि मुद्दे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इनको आप अलग नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये बहुत ही एक फंडामेंटल लेवल पे जुड़े हुए हैं। इस पे खैर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट और मुस्लिम दो, जो अगर हम ब्रॉड तबके देखें, तो मुस्लिम यहाँ 18% पॉपुलेशन बनाते हैं, जो कि अच्छी खासी संख्या है। शेड्यूल्ड कास्ट 22-22.5%। और फिर एक और ट्रेंड आशुतोष जी जो हम देखते आ रहे हैं कि वेस्ट से ईस्ट हम जब जाते हैं, तो जाटव समाज की जो एक प्रेडोमिनेंस है शेड्यूल्ड कास्ट के लार्जर अम्ब्रेला में, वो कम होती जाती है। अब यहाँ 22.5% शेड्यूल्ड कास्ट में से 30%, यानी कि पूरा जो शेड्यूल्ड कास्ट समाज है उसमें से 30% ही केवल जाटव है। पासी यहाँ 40% ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है। तो अगर कुल 100 लोग हैं, तो उसमें से 18 लोग मुस्लिम हैं, 22-23 लोग शेड्यूल्ड कास्ट हैं। उन 22-23 शेड्यूल्ड कास्ट में से केवल 7 ही लोग जाटव हैं, लेकिन उससे ज्यादा पासी हैं। तो यहां पर पासी का डोमिनेंस ज्यादा है। और फिर कोरी समाज भी यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन का 13% बनाता है। धोबी तकरीबन 5%, और कोल और खारवार ये मिलाकर 5% बनाते हैं। तो फिर से पिछली बार की तरह पासी समाज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्तिक, एक में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। धोबी समाज 13% है या 5% है? धोबी समाज 5% है, 13% कोरी समाज है। और ये जब मैं कह रहा हूं 13 और 5, ये मेरा मतलब है उस 22.5 के अंदर 13 और 5, टोटल 100 में नहीं। एक बार फिर समझा देता हूं। 100%, अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 18 लोग मुस्लिम हैं, 22-23 लोग शेड्यूल्ड कास्ट हैं। उन 22-23 में से 7 जाटव होंगे, 8 से 10 आप लगा लीजिए कि पासी होंगे, 2 से 3 कोरी होंगे, और उससे भी कम धोबी, खारवार और कोल होंगे। तो ये मोटा मोटा एक आकलन है। अब बच जाते हैं इन 40, ये हमने 40% की बात कर ली। अब जो बाकी 60% बचते हैं, उनमें देखिए अब इन इलाकों में अपर कास्ट का भी वोट काफी अच्छी संख्या में है। ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, आपके वैश्य हो गए। अगर हम ओबीसी की बात करें तो कुर्मी समाज यहाँ बहुत अहम हो जाता है, जो हमने पिछले फेज में भी देखा था। लेकिन फिर वही बात है कि इसको किसी की बेल्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे कुर्मी है तो यहाँ यादव भी हैं, यहाँ मौर्य शाक्य भी हैं, यहाँ राजभर भी हैं, यहाँ निषाद भी हैं, यहाँ प्रजापति और कुम्हार भी हैं। तो निषाद इनफैक्ट यहाँ पर है, इस वजह से इस फेज में कुछ सीटें बीजेपी ने निषाद पार्टी को एलोकेट की। तो जो कुल 61 सीटें हैं, उनमें से जहां तक मुझे सही याद आ रहा है, तीन ऐसी सीटें हैं सुल्तानपुर और इलाहाबाद जिले में, वो निषाद पार्टी लड़ रही है। तो ये डेमोग्राफिक्स बनते हैं इस इलाके के। आपने बहुत दिलचस्प बातें बताई हैं, और ये चीज जो हमारे दर्शक थोड़ा समझ रहे होंगे कि दरअसल प्रथम चरण के बारे में जब हमने बातचीत की तो हमने कहा कि हाँ जाटों का डोमिनेंस है। दूसरे चरण की बात की तो हमने कहा यहाँ मुसलमानों का डोमिनेंस 37% का आबादी है। तीसरे चरण की बात की तो हमें ये बात समझ में आई कि यहाँ पे यादव जातियों का डोमिनेंस जो 15 से 20% थे। और चौथे राउंड के आते आते हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दरअसल यहाँ पे ओबीसी में से किसी एक जाति का डोमिनेंस नहीं है, जातियां स्कैटर्ड हैं, आपने अपने उनके पॉकेट्स है। तो पांचवा चरण भी लगभग
उसी तरीके का एक चरण है जहां पे बिल्कुल। ओबीसी जाति, किसी एक जाति का डोमिनेंस नहीं है। लेकिन जैसे अपना दल है, तो अपना दल जो अनुप्रिया पटेल के साथ है और अपना दल जो समाजवादी पार्टी के साथ है, कृष्णा पटेल, उनको वो यहाँ पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कुर्मी का जातियों जी का थोड़ा सा एज है, या निषाद जी, कह जातियों का सकते हैं। कुछ एज है कुछ इलाकों में। तो 2012-2017 में किस तरीके का वोट पड़ा था, कितने परसेंट वोट पड़ा था, और किस पार्टी के पक्ष में कितने वोट गए थे? देखिए 2012 में आशुतोष जी यहाँ पर वोट देखिए, हाँ 12 में से शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें 12 में समाजवादी पार्टी यहाँ लीड कर रही थी 31% के साथ, और उनको 41 सीटें मिली थी। माफ कीजिएगा। बसपा 25%, लेकिन केवल 7 सीटें। कन्वर्जन रेट में देखता हूं बसपा का यूजुअली कमजोर रहता है, अगर परसेंटेज उनका फिर भी अच्छा रहता है। कांग्रेस 13% और 6 सीटें, भाजपा 13% और 5 सीटें, अन्य के खाते में 18% और 2 सीटें। 17 में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आता है, जैसा कि हमने हर इलाके में देखा है। भाजपा 13 से 40% पे आ जाती है और 5 सीटों से एनडीए, जिसमें से अपना दल और भाजपा, 5 से 50 सीटें, 10 गुना जंप। इसमें भाजपा की 47 सीटें और अपना दल की 3 सीटें। समाजवादी पार्टी 41 सीटों से 5 सीटों पे आ जाती है, कांग्रेस 1 सीट पर। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन 28% वोट लाता है यहां पर। बसपा का वोट ज्यादा नहीं गिरता, 25% से 22% ही गिरता है, और उनकी सीटें भी 7 से 3 पे आके रुक जाती हैं। अन्य के खाते में 9% वोट आता है और 2 सीटें आती हैं, और दोनों ही बार 2 सीटों में से एक सीट राजा भैया की होती है, जो इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ते हैं। अब ये परिस्थिति है, और हम जैसा कि हर चरण में देखते आ रहे हैं, 17 में बीजेपी को यहां पर एक फिनोमिनल स्वीप मिलती है। तो जिससे एक और बात शुरू होती है, और ये बात मैंने एक और शो पे भी चर्चा की थी, शायद आप थे या मुझे याद नहीं थे या नहीं, कि बीजेपी का कोर वोट, कई कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी गिरे तो क्या वो वापस अपने 2012 वाले कोर वोट पे चली जाएगी। तो इस पे अगर मैं 2 सेंटेंसेस में अपना आकलन दूं, कि देखिए बीजेपी 2000 के पहले दशक के बाद से यूपी में कमजोर पड़ती जा रही थी। 2002 में 20%, 2004 में 22%, 2007 में 17%, 2009 में 21% और 2012 में 15%। और हमको पता है कि 2002 से पहले वो जो 90 का दशक था, वहां बीजेपी यूपी में काफी सशक्त रही एक समय पर कल्याण सिंह के अंडर। तो जब 12 का वोट शेयर उनका 15% था और 17 एक एबरेशन चुनाव था, एक नॉर्मल चुनाव नहीं था, तो 40% उनका वोट शेयर चला गया। तो ऐसे में अगर ये चुनाव बीजेपी के लिए खराब भी जाता है, तो क्या उनका वोट शेयर वापस 15% हो जाएगा? क्या उनका कोर वोट 15% रह जाएगा? तो इसमें मेरा ये मानना है आशुतोष जी, कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक बदलाव आया है पिछले 7-8 सालों में, जहां पे वो ट्राइपोलर से अब कहीं ना कहीं बायपोलर दिख रही है। और जब ऐसा होता है, तो जो एक फोर्स खत्म हो रही होती है, उसका वोट छिटक कर किसी और का कोर वोट बन जाता है। तो हालांकि ये समझने के लिए कि बीजेपी का कोर वोट क्या है, हमें एक ऐसा चुनाव देखना पड़ेगा जहां बीजेपी का एकदम सफाया हो जाता है, और फिर ये समझना पड़ेगा कि उनका वोट तब भी कितना आता है। जैसे कि हम कहते हैं कांग्रेस का कोर वोट 7% है, क्योंकि आज भी सबसे बुरी स्थिति में भी उनको 6-7% वोट मिल रहा है। लेकिन अब हमको नया बीजेपी का कोर वोट तभी समझ में आएगा जब उनका सफाया हो जाए एक किसी चुनाव में, वो चाहे राष्ट्र का नेशनल इलेक्शन हो या राज्य का इलेक्शन हो। लेकिन ये कह देना कि उनका कोर वोट अब भी वो 15 से 20% वाला है, इससे मैं अग्री नहीं करता। उनका कोर वोट ना तो वो 40% है जो पिछली बार आया था, और ना ही अब वो रहा है जो उनका 2012 में आया था। वो कहीं अब बीच में कहीं फंसेगा। उसका एग्जैक्ट नंबर क्या है ये हम शायद कोई नहीं जानता हमने। कार्तिक, इस चरण में जो दलितों की संख्या है वो 22.5% के आसपास है, और इसमें जो जाटो वोटर है वो तकरीबन 30% के आसपास है। जाटो वोटरों के बारे में कहा जाता है कि उनकी टोटल लॉयल्टी मायावती के साथ है, इसलिए उसमें टूटन अगर होगी भी तो बहुत थोड़ी सी दिखाई पड़ती है। करेक्ट। लेकिन जो पासी जातियां हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ उनका अलाइनमेंट है एक तरीके से, और वो 40% के आसपास इस क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो 22.5% है, इसमें जो पासी जातियां हैं, क्या ये बीजेपी के साथ अभी भी उसी तरीके से एंटैंगल्ड है, या इसमें कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है? क्या आपको पास रिपोर्ट है, क्या जानकारी आपके पास है? मुझे लगता है कि पासी समाज का झुकाव चौथे और 5वें चरण का डिसीजन बताएगा।
आखिर जाकर। और मैंने फील्ड पे 2-3 लोगों से आज ही बात करी तो मुझे पता चला कि पासी समाज में टूटन है। वो टूटन 100% है या 80% है या 40% है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार से पासी समाज बीजेपी को बैक कर रहा था एक समय पर, आज वो स्थिति नहीं है। और इसमें शायद फिर वही इंद्रजीत सरोज जैसे लोगों का जो रोल रहा है सोशल इंजीनियरिंग में। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि भाजपा की चुनौती समाजवादी पार्टी की ओर अभी भी फॉर्मिडेबल है। हल्के में दोनों में से किसी भी पार्टी को हमें नहीं आंकना चाहिए। ये जरूर है कि भाजपा के हर वोट बैंक में कम से कम थोड़ी सी सेंध लगी है, ज्यादा से ज्यादा काफी सेंध लगी है। वो कितनी सेंध है इस पर अब ये निर्भर करेगा कि चुनाव का आउटकम क्या आता है। लेकिन इस क्षेत्र में दो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बीजेपी का अलायंस है। एक तो अपना दल के साथ अलायंस है, दूसरा निषाद पार्टी के साथ अलायंस है। तो जहां पे बीजेपी नहीं लड़ रही, जहां पे उनकी ये निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी लड़ रही है, वहां पे आप किस तरीके का देखते? क्योंकि जो बीजेपी का वोटर वो तो बीजेपी को वोट देता है, बट क्या वो अपना दल को भी वोट देगा? क्या वो निषाद पार्टी को भी वोट देगा? ऐसा कोई जानकारी आपके पास? मुझे देखिए आशुतोष जी, मुझे लगता है कि देखिए इस चरण में कुछ ऐसा खास संख्या नहीं है जो ये पार्टी लड़ रही है। 4, 5, 6 सीटें ज्यादा से ज्यादा होती है। मुझे लगता है इन पार्टीज का इन्फ्लुएंस केवल उन सीटों में नहीं होता। इन पार्टीज का एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करती है। अगर अलायंस ठीक से हो जाए तो ये आपको अपने समाज के वोट हर जगह लाकर दे सकते हैं, अगर ये सही में उस जाति के लीडर माने जाते हैं तो मैं इनके इम्पैक्ट को केवल उस इलाके में रिस्ट्रिक्ट करके नहीं देखना चाहूंगा। अब जैसे महान दल है, महान दल के जो लीडर हैं वो क्या वो केवल उन सीटों पर ही इन्फ्लुएंशियल रहेंगे जहां वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, वो समाजवादी पार्टी को उन सीटों पर भी फायदा पहुंचाएंगे जहां उनके समाज के 15,000 वोट है, 20,000 वोट है, 5,000 वोट है, 10,000 वोट है। तो ये कहना कि अलायंस पार्टनर केवल उस सीट पर अलायंस का काम अच्छा या बुरा करते हैं, ये शायद थोड़ा सा अनफेयर होगा। मुझे लगता है कि अलायंसेस इसलिए किए जाते हैं ताकि उस समाज का वोट पूरे क्षेत्र में या पूरे उस इलाके में जहां उनका इन्फ्लुएंस है वो ट्रांसफर हो मेजर पार्टी को। तो फाइनल क्या आप, व्हाट इज योर टेक अवे? जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो क्या समझे कि पांचवा चरण क्या राम मंदिर के मुद्दे वाला चुनाव है, या फिर जो प्रतीकात्मक तौर पे सिराथू में जो केशव प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं वो जातियों का चुनाव है? किस पर एक समझ बन रही? मुझे नहीं लगता कोई यूनिफॉर्म थीम है आशुतोष जी। मतलब देखिए, राम मंदिर, राष्ट्र सुरक्षा, ये सब तो बैकग्राउंड में अब चलता ही रहता है। मतलब ये वो बट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री खुद गए थे और खुद योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। और अगर वाकई में हिंदुत्व का नेता अगर बनना है तो फिर अयोध्या के साथ साथ इस पूरे दौर को भी स्वीप करना पड़ेगा, तब तो हिंदुत्व की बात हो पाएगी। नहीं तो कहेंगे तो हिंदुत्व तो फेल हो गया, जातियां महत्वपूर्ण हो गई। ऐसे तो आशुतोष जी, मैं न्यूज रिपोर्ट जो समझ रहा हूँ उसमें तो लोग 370 पर भी वोट कर रहे हैं। तो ये मतलब ये चीजें काफी अलग तरीके से इन्फ्लुएंस। मुझे लगता है कि इश्यूज काफी लोकलाइज्ड है। काफी कुछ इश्यूज पे है, जैसे कि आवारा पशु पर है, जैसे कि राशन पर है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर पर है, जैसे कि महंगाई पर है, और फिर साथ में जातीय समीकरण। अब कुछ सीटों में अयोध्या के आसपास की या अयोध्या के अंदर, वहां पर ये एक जो हिंदुत्व कलर है वो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप कहें कि क्या हिंदुत्व का असर इस इलाके में ज्यादा होगा बाकी राज्य के बनिस्बत, मुझे नहीं लगता। उसका इन्फ्लुएंस उतना ही है पूरे राज्य में। शायद अयोध्या के अंदर या उसके आसपास उसका इन्फ्लुएंस आपको ज्यादा दिखे, लेकिन जो वो नैरेटिव था वो बीजेपी उस पर काफी समय से काम कर रही थी। तो उन्होंने केवल उसको वहां तक सीमित नहीं रखा है, उसको हर जगह पहुंचाया है। जैसा कि आपको मैंने कहा, लोग 370 तक पर वोट करने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। परसों तो मोदी जी ने यूक्रेन के मुद्दे तक पर वोट मांग लिया। तो ये मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वहां तक सीमित है। इसकी जितनी अपील वहां है उतनी ही अपील शायद बलिया में है और उतनी ही अपील शायद बागपत में थी। अब ये मैटर करेगा कि लोकल समीकरण कैसे इंटरेक्ट करते हैं इन फैक्टर से और हमको फाइनल आउटकम देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी बात आशुतोष जी कि हम टर्नआउट देख रहे हैं कम है इस बार चुनाव में, तो हम अपने सब दर्शकों को अपील करते हैं कि चाहे किसको भी दें पर जाकर वोट जरूर दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।